हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा मंथली आंसर राइटिंग कोर्स चलाया जाता है, तो अभी इसके बाद जो क्लिप चलेगी वो होगी कि किस तरह से हमारा जो लास्ट आंसर डिस्कशन हुआ था लाइव, उसमें किस तरह की क्वालिटी रहती है, क्या मीडियम रहता है इंस्ट्रक्शन का, किस तरह से बच्चे आंसर्स पूछ सकते हैं और किस तरह का हम काम करना चाहते हैं ताकि हम बच्चों को बेस्ट वैल्यू आउटपुट दे सकें। तो ये बातें जो बाकी हैं वो मैं इस पूरे क्लिप के लास्ट में करूंगा। पहले आप इस पूरे आंसर की लाइव डिस्कशन को देख लीजिए। दो पर्पस आपके सॉल्व होंगे इसके साथ। एक तो आपको उस आंसर का जो क्वेश्चन आपको यूपीएससी मेंस जीएस 1 सोसाइटी में पूछा गया था वो क्लियर हो जाएगा, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट। और उसके साथ साथ अगर कल को आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग को करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि आप स्लीपी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं या नहीं। तो आइए इस क्लिप को आप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री में से आपका ये जो क्वेश्चन है इस बार के मेंस में ही है। तो देखिए इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि महात्मा गांधी के बारे में हर बच्चा पढ़ के जाता है, एनसीएम के बारे में, उसके अलावा सीडीएम के बारे में, ये सभी को पता होता है। पर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखने का क्वेश्चन बहुत ही सीधा है, पर डिपेंड करेगा कि आपने इस क्वेश्चन से समझा क्या है और इस पूरे क्वेश्चन का आप स्ट्रक्चर किस तरह से इमेजिन करेंगे। बहुत जरूरी है कि आपके मन में क्लियर हो कि इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, क्योंकि कंटेंट मोर और लेस हर बच्चा इसमें सेम लिख के आएगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से हमारा मतलब क्या है। अब पूरी अगर हम आजादी की बात करें, पूरे इस फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स चलाए गए थे। रेवोल्यूशनरीज के द्वारा अपनी अलग तरह के प्रोग्राम्स थे, एक्सट्रीमिस्ट या फिर हम मॉडरेट्स की बात करें। पर गांधी जी के फ्रीडम स्ट्रगल के स्टाइल में एक खासियत थी कि वो जितना भी काम करते थे वो अलग तरह से करते थे, कि कंस्ट्रक्टिव काम थे वो, कि देश को एकजुट करने में वो काफी ज्यादा वो उन्होंने काम किया। जैसे कि हम एनसीएम की बात कर लें, उसके अंदर खादी की प्रमोशन, या फिर अगर हम खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो उसके अंदर भी हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने यूनिटी बनाने की कोशिश की। तो जब भी ऐसा कोई चीज होगी उसको हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात करेंगे कि हाँ, कि ये बाकियों से बेहतर थे और इन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को हराने में कुछ काम नहीं किया बल्कि देश को खड़ा खड़ा करने में उन्होंने कुछ काम किया। तो ये पूरा मीनिंग है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का। जस्ट अ सेकेंड। सो यस, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को एक बार हम डिफाइन कर देंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। हार्डली 20 से 25 शब्द ही हम लेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, क्योंकि फिर आपके क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट को खा जाएगा। पर बहुत जरूरी है कि पहले आप इंट्रोडक्शन में ये सिग्निफाई कर दें कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का मतलब क्या है। फिर जब बॉडी में आप मूव करेंगे, आप सीधा बता देंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स कौन कौन से थे, किस रूप में इनको इम्प्लीमेंट किया गया था, ये आप बता देंगे। फिर बॉडी के पार्ट 2 में आप बात करेंगे कि इन प्रोग्राम्स का इम्पैक्ट क्या था हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। तो आपका एक पूरा फ्लो और कॉन्टिन्यूटी में आपका आंसर चलेगा, जहां पर एक चीज दूसरे से लिंक होती चलेगी। पहले हमने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का मतलब बताया, उसके बाद हम इन प्रोग्राम्स में क्या क्या था उसके बारे में बात करेंगे, एंड देन उनके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से आपका एक पूरा स्ट्रक्चर वाइज आपका आंसर चलेगा। और लास्ट में कंक्लूजन के लिए हम एक या दो लाइंस जस्ट टू सम अप लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। पर हाँ, अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनाना है तो दो तीन लाइंस हम उसके एक एक तरह से उसको कॉम्प्रिहेंसिव दिखाने के लिए ये उस तरह का उसका स्ट्रक्चर रहेगा। आई होप दैट कि ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, उसी हिसाब से हम अपने पूरे आंसर को डिफाइन करेंगे। अगर हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो ये क्या थे, तो सो इट इंक्लूडेड द सोशल वर्क इनिशिएटिव्स टेकन अप बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द इनएक्टिव फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कि जब हम डायरेक्ट एक्शन नहीं कर सकते, जब हम सीधा लड़ नहीं सकते अंग्रेजों के साथ, तो उस टाइम के अंदर ताकि
वो जो आग थी, वो जो जोश था कि पूरा जगह रहे, वो डाई डाउन ना हो जाए, तो उस पूरे फेज में हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स लेके आए। जैसे हमने एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू किया, खादी को प्रमोट करना शुरू किया। तो इन सभी कामों को हम, सोशल वर्क इनिशिएटिव्स को हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का नाम दे रहे हैं। एंड सो दे प्लेड अ मेजर रोल इन कीपिंग द मोरल ऑफ द कांग्रेस वर्कर्स हाई, widening the meaning of the Swaraj and preparing the base for the next level of struggle। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, जो कि हमने 30 से 32 वर्ड्स के अंदर वहां पर कंप्लीट कर दिया है। और आप भी यही कोशिश करिए कि जब भी हिस्ट्री में ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां पर हम, ऐसा कोई चीज दिया गया, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ना कि हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि एनसीएम कब हुआ था और सीडीएम कब हुआ था। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि किस चीज को हम उठा के एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स थे जो इसमें अपनाए गए थे। तो सीधा हम इंट्रोडक्शन से बॉडी में आ जाएंगे। ये अगर आप ना भी लिखना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनेगा। वही चीज हम आगे चल के रेप्लिकेट कर देंगे। तो सबसे पहले तो सत्याग्रह सभा, जो कि उन होम रूल लीग के मेंबर से बनाई गई थी जस्ट पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे। एंड देयर मेथड ऑफ स्ट्राइक वर कंबाइंड विद फास्टिंग एंड प्रेइंग। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जैसे हम खिलाफत मूवमेंट के टाइम की बात कर सकते हैं। और उसके अलावा रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके अलावा हम और भी बातें कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने किसानों के लिए काम किया, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया। तो ये सारी चीजें, कुछ भी आप चाहे मिनिस्क्यूल लेवल पे उन्होंने काम किया हो जो सोसाइटी को प्रमोट कर रहा हो, वो भी अगर आप लिखेंगे, वो भी आप इसमें ऐड करके लिख सकते हैं, ज्यादा पॉइंट दिखा सकते हैं, ताकि कंटेंट एनरिचमेंट लगे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो कोई भी काम होगा वो सोसाइटी के लिए उन्होंने किया होगा, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये नहीं है कि जो भी आप लिखेंगे वो गलत माना जाएगा। इट जस्ट डेट कि आप लिख किस तरह से रहे हैं, वो इस चीज को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर हम 5 6 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे वुमेन का पॉइंट ऐड कर देंगे, किसानों का पॉइंट ऐड कर देंगे। एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि एजुकेशन को, कि ग्राउंड लेवल से एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट करने की बात की, जो एक बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था। सो दीज ऑल पॉइंट्स कैन बी एडेड ओवर हियर। उसके बाद हम सीधा बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब जब हमने किसानों की बात की, वुमेन की बात की, या फिर अनटचेबल्स की उस टाइम पे बात की, जो जिनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा था सोसाइटी के फंक्शंस के अंदर या फिर इस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, तो अगर हम ऐसा कोई काम करते हैं तो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल का दायरा है, जो हमारा मास बेस है, वो ज्यादा इंक्रीज होगा। और यही कारण है कि गांधी जी के जो स्ट्रगल मेथड्स को इतना ज्यादा सक्सेस इसलिए मिला, क्योंकि उसमें किसान भी शामिल थे, उसमें बच्चे भी शामिल थे, उसके अलावा हम वर्कर्स की बात करें तो वो भी शामिल थे। सो एक्सपेंशन ऑफ द रीच, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे, कि एक्सपेंड हुआ जो रीच है, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल का जो मास बेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सपोर्ट टू द ग्राउंड वर्कर्स, अगर हम खादी मूवमेंट चला रहे हैं या फिर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो ग्राउंड वर्कर्स को भी सपोर्ट मिलता है, कि उनके जेब में भी थोड़ा बहुत पैसा जाएगा। अगर उनके बच्चे पढ़ेंगे तो उनको भी आर्थिक सहायता होगी। उसके अलावा आगे उनका फ्यूचर इंप्रूव हम करेंगे। एंड एट लास्ट दे विल, इट विल बूस्ट द स्पिरिट। तो ये लिखने के 3 पॉइंट्स, आप इसको और भी इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, पर अगर आप 3 या 4 पॉइंट्स लिखेंगे, सो दे विल बी मोर देन एनफ। सो यहाँ पर फिर हम कंक्लूड कर देंगे दैट ऑल दिस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी, इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द केडर फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, along with creating a training area for them and expanding the social base of the Indian national movement। अब यहाँ पर एक की टेक पॉइंट है, टेक अवे पॉइंट है। देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आ जाए और आपका, मान लीजिए आप लास्ट में हो, आपका पेपर खत्म होने वाला और आपके पास टाइम बहुत कम रह जाएगा वहां पर, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सीधा थ्रू द यूज ऑफ डायग्राम्स भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अगर ये सिर्फ मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूं, आपको क्वेश्चंस के लिए तैयार करने के लिए, जहां पर आपके पास टाइम नहीं है पूरा फुल फ्लैज आंसर लिखने का, पर आपको आंसर आता है, आप सिर्फ डायग्राम्स के थ्रू ही वहां पर करना चाहते हैं। तो अब वहां पर लिखिए, पहले कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को 2 लाइंस में डिफाइन कर दीजिए कि ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या है। उसके बाद ये लिख दीजिए, टूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। उसके बाद ये खादी मूवमेंट, ये सारा कुछ ये इस तरह से डायग्राम बना के फिर आगे चल के ऐसे कर दीजिए कि इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा, कि ये इम्पैक्ट हो गया कि इट बूस्टेड द स्पिरिट, एक्सपेंशन
ऑफ मास बेस। तो इस तरह से ये उस क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं लास्ट में, जब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर में ज्यादातर देखने को मिलता है कि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता। तो वैसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए अगर आप फुल फ्लैज आंसर लिख के आते तो 10 में से आपको 5 नंबर मिल रहे थे, तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से जो उस क्वेश्चन की डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। बस आपने थ्रू द यूज ऑफ डायग्राम उसको कर दिया है, आपने एलेबोरेट नहीं किया। तो ये चीज आप पक्का वहां पर करके आ सकते हैं उन क्वेश्चंस में भी, जैसे ज्योग्राफी में हो सकता है, पॉलिटी में हो सकता है, कि पहले आपने चीज डिफाइन कर दी, फिर टूल्स क्या क्या थे, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है उसके ये कुछ टूल्स है जिसके थ्रू वो इम्प्लीमेंट किया गया था, एंड देन उसके सीधे इम्पैक्ट्स टू द डायग्राम्स ओनली, कि वन वर्ड के थ्रू हम उसको पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 100% मार्क्स ना मिलके जो आपको पहले मिलने चाहिए थे, एटलीस्ट 50 से 60% मार्क्स मिल जाएंगे, विच इज बेटर देन अ जीरो। तो ये एक तरह से गेम चेंजर रहते हैं उन बच्चों के लिए जो लास्ट में 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे चल के इस तरह से भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं कि इसको मैं शॉर्ट तरीके से किस तरह से वहां पर पेश कर सकता हूं, अगर मेरे पास 3 या 4 मिनट का ही टाइम हो। सो आई होप दैट दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार बता दीजिए, देन वी विल प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, और उसके अलावा जो मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया है कि डायग्राम के थ्रू वाला, प्लीज इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपको अभी शायद इसकी इतनी वैल्यू समझना है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस समझना है, पर बाद में इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। क्योंकि जब आप 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगेंगे तो हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आपके वहां पर फंसेंगे। तो इस तरह से आप बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हैं जो वहां पर फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करके आएंगे। सो ये था हमारा पूरा मॉडल आंसर डिस्कशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो अभी हमने लास्ट वीक किया था। 6 के 6 आंसर्स को इसी डिलीजेंस के साथ डिस्कस किया जाता है। किसी में ये नहीं किया जाता कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कसिंग एन आंसर हमने उसको 2 या 4 मिनट में डिस्कस कर लिया कि ये वगैरह पॉइंट्स हम उसमें लिख सकेंगे। पूरे थॉट प्रोसेस को डिस्कस किया जाता है, स्ट्रक्चर को, प्रेजेंटेशन को, कंटेंट को, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के आगे अगर डिस्कशन रिक्वायर्ड है तो उसको भी डिस्कस किया जाता है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ, ताकि कभी भी कोई भी बच्चा ये ना कहे कि हमको जितनी वैल्यू आउटपुट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मैं उससे भी आगे जाके हर बच्चे की कोशिश की मदद करने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चे को हमेशा एक एक्साइटमेंट रहे जब भी उसके मन में कोई डाउट हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, या अगर आप पहले मेरे साथ आंसर राइटिंग कर चुके हैं, तो आपको शायद इस बात का अंदाज़ा होगा। हमेशा कमियां रहती हैं, मैं हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप मंथली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, यूपीएससी में मेंस आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं आपसे वादा करूंगा कि आप निराश नहीं होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जहां पर आपको स्नीक पिक दिया गया हमारे इस पेड मंथली आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।